हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे दैट इज़ कॉल्ड आयनिक मीन एक्टिविटी। आयनिक मीन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग हियर इज एक्टिविटी। एक्टिविटी का जनरली मीनिंग क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयनिक मीन एक्टिविटी को हम एक तरीके से कंसंट्रेशन का ही नाम दे देते हैं। कंसंट्रेशन का नाम जैसे मांगो चलो इसका मतलब क्या हो मैं बताती हूँ आपको। मांगो चलो आपके पास एक बीकर है, ठीक है। बीकर के अंदर आपके आयंस हैं, ठीक है। अब जो आयंस प्रेजेंट हैं उनकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उनकी मोबिलिटी अच्छी हो, है ना, और कंडक्टेंस अच्छा होगा। सिंपल सी बात है, अगर मोबिलिटी उनकी आने जाने की मोबिलिटी मतलब मूव करने की एक कैथोड से दूसरी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक अगर मोबिलिटी अच्छी होगी दैट मीन्स हैज गुड कंटेंटेंस। ये होती है आपकी आयनिक प्रॉपर्टी। जब आयनिक प्रॉपर्टी आपकी ये ही जो प्रॉपर्टी शो करता है आपका कोई भी आयन दैट इज कॉल्ड इट्स एक्टिविटी, ठीक है। अब हर आयन अपनी पूरी तरीके से जो पूरी पावर होती है इतनी पावर करके नहीं दिखा पाता अपनी पूरी क्या एक्टिविटी को। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एवरेज आपका आयनिक एक्टिविटी निकल के आती है ना वो कुछ पूरी निकल के नहीं आती, समथिंग कुछ कम लेस निकल के आती है। कैसे, मैं आपको कहती हूँ कि एक्टिविटी का आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इट्स कॉल्ड इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इफेक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब एक ऐसा कंसंट्रेशन, एक ऐसी कंसंट्रेशन आयंस के अंदर, मतलब इस बीकर के अंदर ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कुछ ऐसे आयंस होंगे जिसको क्या करते हैं, वो क्या अपना इफेक्टिव वो दिखा रहे हैं, इफेक्टिव दिखा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, कुछ असर दिखा रहे हैं कि उसके अपने वो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं अच्छी तरीके से कि उसकी मोबिलिटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है। दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव। अब भाई जो आयंस होंगे वो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे होंगे आयंस वाली, जैसे मोबिलिटी वाली जैसी चीज़ें, कंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे तो उसका ही तो फ़ायदा है उन आयंस का। तो अगर कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे दैट मीन्स नॉट कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका उन आयंस का, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ऐसी आयनिक मीन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उस एक्टिविटी का मतलब क्या है कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन, कैसी कंसंट्रेशन जो कि इफेक्टिव हो, जो कुछ काम कर रही है उस बीकर के अंदर, उसे क्या कहते हैं हम, एक्टिविटी कहते हैं, है ना। मान लो चलो आपके पास क्या है, आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर बहुत ज़्यादा ही लोएस्ट आपके पास लो कंसंट्रेशन के आयन है जो कि क्या है आपके पास NaCl। मान लो आपके पास 0.0001 आपके पास इतने कंसंट्रेशन है NaCl के, ठीक है। आपके पास क्या है 0.001, तो Na प्लस के भी इतने होंगे, Cl नेगेटिव के भी इतने ही होंगे, दोनों के इतने ही आयंस प्रेजेंट रहेंगे। सिंपल सी बात है इसके अंदर। एक बात बताओ, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ही कम कंसंट्रेशन है इसके अंदर, एक्वास मैंने NaCl लिया, वाटर के अंदर इसमें NaCl था, उसकी बहुत ज़्यादा ही कम कंसंट्रेशन है बीकर के अंदर। दैट मीन अगर NaCl की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब क्या होंगे, वो दूर दूर होंगे एक बीकर के अंदर ही, भाई थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है वो दूर दूर प्रेजेंट होंगे, एक तरीके से दूर दूर रहेंगे, है ना। ये थोड़ी कुछ बना के बैठ जाएंगे कि दूर दूर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि एक तो वैसी कंसंट्रेशन कम है, जगह भी खाली है, तो वो दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये ढंग से अपनी मोबिलिटी कर पाएंगे, अच्छे से मोबिलिटी कर पाते हैं अपनी। अगर मोबिलिटी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं दैट मीन यहाँ पे आपकी जो आपके क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक मीन एक्टिविटी। मीन का मतलब यहाँ तो क्या करते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं सारे आयंस का, ठीक है। तो आपका एवरेज लेते हैं, एक्टिविटी एवरेज लेते हैं आयंस की आपकी, तो वो गामा होती है, उसे किसे नोट करते हैं हम, गामा से। वो क्या आती है आपकी, ठीक ठाक आ जाती है, मतलब 1 के अराउंड आ जाती है, 1 तो आपके अप्रोक्स होती ही होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड द एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ भाई इसके अंदर जो कंसंट्रेशन थी, इसके अंदर कंसंट्रेशन थी वो इतनी कम कंसंट्रेशन थी, वो एक तरीके से क्या थी आपकी, वो अपनी पूरी जितनी उसकी इफेक्टिव वर्क होना था वो अपना दिखाता था, एक्टिविटी अपनी पूरी शो कर रहा था, ठीक है। कह सकती हूँ C=A। सिंपल सी बात है भाई, जब एक बीकर के अंदर कुछ कंसंट्रेशन पड़ा हुआ है आयंस का, है ना, और वो बहुत कम कंसंट्रेशन है, मतलब बहुत कम ही क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है पूरे बीकर के अंदर, तो पूरे बीकर के अंदर फैले हुए हैं, एक तरीके से पूरे बीकर के अंदर फैले हुए हैं, इसका मतलब उसकी मोबिलिटी अच्छी है, वो अच्छे से मूव कर पाएंगे, इजिली मूव करेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस खाली है और वो ढंग से मूव कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो अपनी प्रॉपर इफेक्टिव प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना, प्रॉपर एक्टिविटी इफेक्टिव कंसंट्रेशन शो कर रहे हैं, और जो कंसंट्रेशन गिवन है वो इसके बराबर हो जाएगी बिकॉज वेरी लो है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है आपका, क्या होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है आपका यहाँ पर, जब हम गामा से डिनोट करते हैं, वो होता है आपका A/C, है ना। जब A/C बराबर होगा, सिंपल से गामा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 के बराबर
आ जाएगी। आया समझ में? लो कंसंट्रेशन के लिए चीज़ें समझ में आई। अब करेंगे हम हाई कंसंट्रेशन के लिए। मंगशो आपके पास थोड़ी ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, ज़्यादा हाई कर देंगे तो वो एक अलग कंडीशन हो जाएगी। अब हम थोड़ा कम हाई कर रहे हैं, है ना, मतलब एक तरीके से भाई 0.01 था तो मैंने 0.01 कंसंट्रेशन ले ली, थोड़ा हाई कर दिया। अब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब कंसंट्रेशन जैसे ही आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो आपके भाई कंसंट्रेशन मतलब आयंस आपके पास हो जाएंगे, फ्री स्पेस रहेगा ही नहीं आयंस के पास। जब फ्री स्पेस खत्म हो जाएगा, वह रहेगा ही नहीं, दैट मीन जो मोबिलिटी है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। मोबिलिटी मीन कि कहीं पर भी जब आयन आपका मूव करता है, दैट मीन देयर विल अ टर्म कम आउट टू बी मोबिलिटी, जो कि क्या आपकी मोबिलिटी टर्म निकल के आती है। मोबिलिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मोबिलिटी कम हो जाएगी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आयंस की प्रॉपर्टीज़ है वो ढंग से शो नहीं हो रही, एक्टिविटी क्या आ रही है आपकी, लेसर आ रही है जो कंसंट्रेशन गिवन है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जिसका आंसर आपका क्या आता है, दिस इज़ वॉट, इससे गामा की वैल्यू आपकी लेस देन 1 आ जाती है। आया समझ में? आया समझ में भाई? ये ज़्यादा होगी तो अपने आप ही वैल्यू क्या होगी, इसकी कम हो जाएगी। आया समझ में गाइस? देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर क्या किया मैंने, कुछ कंसंट्रेशन NaCl का था, जिससे क्या हुआ आपकी A बराबर C के नहीं आया तो आपका लेस देन 1 आ गया। ठीक है, आया समझ में? देखो यहाँ पर एक रीज़न भी होता है कि जो आयनिक एक्टिविटी मीन्स, आयनिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि द हाउ मच प्रॉपर्टी ऑफ आयन शोन, कि कितनी अच्छी प्रॉपर्टी की वो आयन दिखा रहा है, लाइक कंडक्टेंस है, मोबिलिटी है, उस आयन के द्वारा सॉल्यूशन के अंदर था जब वो। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, जब 2 मोल के मैंने NaCl ले लिया है, ठीक है, अब 2 मोल की जब NaCl लूँगी साथ साथ में एक तो हो जाता है अभी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ वो घिर गई हैं, है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ कंसनट्रेट हो गई है, जिसका आंसर क्या हुआ आपका, जब वो इकट्ठे तो मोबिलिटी अपने आप ही कम हुई। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हमारी कंसनट्रेशन थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट लगने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपके हाइमांटोलॉजी से कौन सा इफेक्ट लगे, जैसे एसिमेट्री इफेक्ट लग जाएगा, फोटो डायरेक्टिक इफेक्ट लग जाएगा, अप्लाइड हेयर, जैसे ज़्यादा आयन होंगे तो ज़्यादा इफेक्ट भी लगेगा, ज़्यादा आयन हो जाते इफेक्ट भी लगेगा, जिसके वजह से क्या होता है कुछ आयन्स अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते हैं और कुछ आयन फिर से रिएक्ट होकर NaCl बना देते हैं। मतलब क्या होता है कि मान लो इसके अंदर NaCl प्रेजेंट था, NaCl प्रेजेंट, तो कुछ आयन्स ने तो NaCl वाली अपनी जो प्रॉपर्टी होती है आयन्स वाली वो प्रॉपर्टी शो कर दी, पर कुछ बच भी तो गए, जो बचे कुछ होते हैं वो क्या करते हैं फिर से रिएक्ट करके NaCl फॉर्मेशन कर देते हैं। ऐसा होता है इसके अंदर। आया समझ में? आया समझ में गाइस? ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल कराती हूँ, उसके क्वेश्चन आपसे पूछे कैसे जाते हैं। मान चलो आपके पास एक रिएक्शन दे रहा है, इट्स कॉल्ड A aqueous गिव्स यू नथिंग बट B प्लस aqueous प्लस C नेगेटिव एक्वस। ये आपको क्या है इसके अंदर गिवन है। मैंने पहले ही बताया था आपको, इसको हम एक कंसंट्रेशन टर्म्स की तरह से पढ़ते आ रहे हैं, वो एक ही चीज़ है। बस अब ध्यान लो, एक बात बताऊँ, एक्टिविटी कह लो चाहे कंसंट्रेशन कह लो, होनी तो एक ही चीज़ है भाई। एक्टिविटी भी क्या निकल के आ रही है, कंसंट्रेशन तो निकल के आ रही है एक आयंस की, जो कि क्या कर रहे हैं अपना पूरा ढंग से अपनी जो प्रॉपर्टी तो शो कर रहे हैं। तो सिंपल बात है कंसंट्रेशन वाली टर्म्स ही लग के आएंगे, कंसंट्रेशन जहाँ गिवन होता है। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिया, तो यहाँ पर मुझे क्या लगा, कंसंट्रेशन की टाइम से, कंसंट्रेशन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मांगा चलो कैसे, कि भाई यहाँ पर क्या होगा आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स की फॉर्म में, तो ठीक है क्या होता है इस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जैसे हम यूज़ करते हैं। जैसे मांग चलो यहाँ आपके आयंस आपके इसके अंदर टूटे, भाई बीकर के अंदर आपने क्या किया, कोई मॉलिक्यूल डाला और वो टूट गया आपका, कुछ B और C के अंदर टूट गया मान के चलो, ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट बन के आया होगा। तो सिंपल आपको क्या लिखनी है, एक्टिविटी आपको लिखनी है सीधे जो प्लस आयंस उस प्लस के, जैसे मांग चलो मैं एक्टिविटी निकाल रही हूँ, तो एक्टिविटी आपकी किसके लिए, पहले B प्लस आयंस के लिए, उसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई किसकी, एक्टिविटी किसकी, C कंसंट्रेशन आयंस की, और साथ में अपॉन में A प्लस आयंस की। ठीक है, इसे कहते हैं हम सारा, ये जो आपका निकल के आता है इसे कहते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी। इसे क्या कहते हैं हम, मीन आयनिक एक्टिविटी। मीन आयनिक मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है उन सब का अगर मैं आयनिक एक्टिविटी निकालती हूँ तो वो ये निकल के आता है। ठीक है, अब हमने सीखा और हमने गामा क्या सीखा था, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी कोफिशिएंट, जिसे हम कहते हैं A/C। अगर मैं यहाँ से एक वैल्यू निकालूँ तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा इंटू C। यहाँ से हम एक वैल्यू निकालना सीख गए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं इक्वेशन बनाने वाले। एक और क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपके सामने, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आते हैं। जैसे मांग चलो आपके पास क्या है, AB2 टर्न्स आउट टू बी A प्लस एंड B नेगेटिव। ध्यान रखना जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं ना सीधे, कि कंसंट्रेशन के अंदर सॉलिड्स पे और लिक्विड्स के अंदर हम उनकी कंसंट्रेशन को नहीं लिखते, साथ ही साथ में इसमें भी नहीं लिखेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी कह लो किसकी, C प्लस आयंस की एक्टिविटी कह दो या फिर कंसंट्रेशन कह लो C प्लस आयन की, एक ही तो बात है, क्या डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। AB2 को बनाती हूँ तो AB2 आपका
आपका A प्लस 2B के अंदर चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या है आपकी एक्टिविटी मीन कंसनट्रेशन ऑफ A प्लस आयंस, साथ ही साथ में क्या है आपके यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ B नेगेटिव आयंस। अब कंसनट्रेशन ऊपर चढ़ेगा, सिंपल सी बात है, अपॉन में क्या होगा आपका, अब ये क्या है आपका सॉलिड है, तो सॉलिड आपका नहीं लिखा जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखोगे इसे कंसनट्रेशन में लिखते कैसे हम, भाई हमने सीखा A की वैल्यू क्या थी आपकी, ए की वैल्यू क्या आई थी गामा इंटू सी। गामा क्या होता है आपकी कंसनट्रेशन, ठीक है, कंसनट्रेशन होता है गामा। देखो ए क्या निकल के आया था हमारा, ए ऑफ ए प्लस आयंस निकलता है हमारा गामा सी। गामा सी का मतलब होता है यहाँ पर सी कंसनट्रेशन ही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्या था आपको गामा सी आता है आपका ए इंटू सी कम्स आउट गामा ए प्लस, या तो ऐसे लिख लो भाई प्लस आयंस का ही तो है, साथ में मोबिलिटी कह लो इसको, ठीक है, मोबिलिटी कह लो या फिर मोलिलिटी कह दो, मोलिलिटी की फॉर्म में आता है आपका, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा आपका गामा बी एम बी नेगेटिव के साथ है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चंस के बनूंगी, आया समझ में, आया समझ में, ऐसे आपको क्वेश्चंस इसके अंदर करने होंगे, डील करने होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराती हूँ मैं, एज मान कर चलो आपने देखा कि एज वी नो कि आयंस कांट एग्जिट सिंगली, सम अदर अल्टर प्रेजेंट देयर, वी कैन ऑल्सो अप्लाइड ओनली मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट और एवरेज। अच्छा जी, एक कहता है ये क्या कह रहा है भाई यहाँ पर, ये कहता है कि कभी कभार आप देखोगे कहीं पर भी आप देखते हो कि जो अब अगर आप किसी भी बीकर के अंदर भाई NaCl था, तो NaCl कभी सिंगली थोड़ी प्रेजेंट होगा, ठीक है, सिंगली कभी प्रेजेंट नहीं होता, या तो Na होगा तो उसके साथ Cl ही प्रेजेंट होगा, सिंगल आपका आयन कभी प्रेजेंट नहीं होता, तो उसके साथ कोई ना कोई अल्टर पार्ट प्रेजेंट भी होता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर भाई मेरे पास कोई प्लस आयन है तो उसका मतलब वहाँ पर नेगेटिव भी होगा ही होगा साथ में कोई ना कोई आयन, ऐसे हम इसको एक तरीके से कहते हैं, ठीक है। एक बार मतलब मैंने ये मोबिलिटी इसके सामने निकाली है ना, जैसे मैंने एक एवरेज के लिए बता दी, मैंने क्या लिखा ऑप्टिकल एक्टिविटी निकाल रही हूँ, तो मैंने क्या किया गामा प्लस MA प्लस गामा बी MB माइनस ये निकाला था। भाई ये आपका आयंस प्लस में है, ये नेगेटिव का है, तो इसका मतलब हुआ होगा आपको कुछ ना कुछ ये आयंस भी प्रेजेंट होंगे साथ ही साथ में, ठीक है, आया समझ में। तो हम सीधे इसको MA लिख देते हैं, वाई भी होगा साथ में प्लस माइनस MB भी होगा, ऐसे हम इसको लिख देते हैं। अब इनका क्या करूँगी मैं, ये वाई प्लस माइनस हो जाएगा, भाई कोफिशिएंट दोनों तरीके के हो सकते हैं, एक MA हो जाएगा, इसका अलग कोफिशिएंट करूँगी, इसका अलग करूँगी, तो YB का स्क्वायर प्लस माइनस और MB का स्क्वायर, ऐसे इसे हम क्या कर देते हैं लिख देते हैं, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता, YB मत लिखो यार, Y लिखो बस, ऐसे कि ये प्लस माइनस क्यों लिखा है हमने यहाँ पे कि कोई आयन सिंगल प्रेजेंट नहीं होता, दोनों तरीके से प्रेजेंट होते हैं, तो उनका कोफिशिएंट मैंने दोनों तरीके से लिख दिया, ये मोबिलिटी M की थी, ये मोबिलिटी B की थी, और ये आपको अलग अलग करके दिखा दिया, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हम, ये प्लस माइनस नहीं कर रहे इसके अंदर, आया समझ में, आया। अब ना कुछ हम टर्म्स है कि इनको इतना ज़्यादा पढ़ने की वजह हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं। डायरेक्ट याद करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। हटा वरना हाथ हटा, देखो कैसे मैं बताती हूँ आपको, ये MB कैसे आया, मैंने जो आपने पीछे M दिख रहा था वो भी मैं बताऊँगा आपको M आया कैसे। एक इक्वेशन दे रखा है आपको A2B3, ठीक, ये आपका टूटेगा कैसे 2A 3 प्लस आयंस के अंदर और आपका 3B 2 प्लस, ऐसे तो टूटेगा, ऐसे ही ब्रेक करेगा, ये समझ में आ रहा है, ये क्या करेगा ऐसे ब्रेक करेगा। जब ये गाइस ऐसे ब्रेक करेगा तो आपको समझ जाना है कि ये आपकी कुछ कंसंट्रेशन थी यहाँ पर, है ना। अभी कंसंट्रेशन इसके अंदर बन के आएगी तो आपकी 2M, ये M हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोलिलिटी होता है वहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह, या फिर मोलिलिटी होता है, या फिर कंसंट्रेशन भी गिवन होती है। तो हम जनरली आपके क्वेश्चंस के अंदर देखो आपको मोलिलिटी ही गिवन होती है, तो हम मोलिलिटी के अंदर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपको 3M यहाँ पर, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिविटी निकालूँ, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे निकल के आएगा भाई, सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन इसकी, ये तो सॉलिड है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी गामा प्लस माइनस M 2M है भाई, अब तो 2M A का हो जाएगा स्क्वायर इंटू गामा प्लस माइनस, या फिर कह लो ये गामा A प्लस आयन का है, ये गामा B माइनस आयंस का है, ये ठीक है, B माइनस आयंस का है। यहाँ पर क्या था आपका 3MB वाले आयंस, उसका क्या था आपका क्यू, ऐसे तो सीखते आ रहे हैं भाई हम, सिंपल सी बात है। अभी बात उनको अलग अलग कर दूँ, अलग अलग कर दूँगा इनको, जब इनको अलग अलग करूँगी तो ये हो जाएगा आपका गामा A प्लस आयंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4M या फिर 2
Ma+ आयंस का स्क्वायर, Γb नेगेटिव आयंस का, और ये जाएगा आपका 3Mb ये वाला। आया समझ में? आया समझ में? इतना समझ में आया गाइस? अब देखो एक्टिविटी निकाल रही हूँ, जनरली निकालती हूँ। यहाँ पर क्या होता है आपका Γ+- के लिए कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया भाई, मुझे नहीं पता कौन सा आयन कहते, क्योंकि एक आयन सिंगल प्रेजेंट नहीं होता, डबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो मैं क्या पता कौन सा प्लस है कौन सा नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, एक आपका प्लस नेगेटिव आया मनीष ठीक है, 2m मान लूँगी भाई आयंस ना, y+- 3m का क्यूब। ऐसे हम इसे सॉल्व कर देते हैं। y गामा का करूँगी स्क्वायर, 2m का स्क्वायर, Γ+- का क्यूब, 3m का क्यूब। ये हो जाएगा आपका Γ+- का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4m की पावर 4, Γ+- की पावर 3, 9m की पावर क्यूब। ये हो जाएगी आपकी Γ+- की पावर 5 एंड ये हो जाएगा 108 m की पावर 5। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब क्या करते हैं, इतनी चीज़ों को बजाय हम सॉल्व करने की, ध्यान रखना ये ना आपका क्या होता है कि बिफोर एवरेज, ये हमने ना ध्यान रखना कि ये यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन आपको सामने सॉल्व किया है, इसके अंदर ये जो मैंने प्लस- ये चेंज किया था, इसके अंदर सीधा डायरेक्ट चेंज किया था। कहाँ पर चेंज किया था गाइस? हाँ ये रहा, ये मैंने सीधा कर दिया है चेंज। क्यों किया है मैंने ऐसे चेंज? क्योंकि हम यहाँ पर एवरेज निकाल रहे हैं, किसका? आयंस का एवरेज निकाल रहे हैं। भाई मेरे पास यहाँ थोड़ी है कि इसके ही आयंस प्रेजेंट होंगे या फिर इसके ही, सबके प्रेजेंट है, सबका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 2m कर दिया, सीधे 3। कितने सारे प्रेजेंट है इसके अंदर मुझे क्या पता। y गामा इसलिए किया है बिकॉज ये आपका हमें नहीं पता होता कि आयंस प्लस- नेगेटिव दोनों फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो नेगेटिव का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है गामा, ये हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, इससे हमारी गामा की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, आया समझ में? और एक बार मैं आपको फिर से डिफाइन करके बता दूंगी, बिकॉज आई हैव ऑल्सो फॉरगॉट अबाउट द व्हाई वी हैव डन दिस। ओके, सो एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, जैसे ये रहा एक क्वेश्चन कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है Ab2, ठीक है, उसे आयनाइज किया वाटर के अंदर। जब मैंने उसे आयनाइज किया तो ये आपका मीन एक्टिविटी मुझे इसके अंदर निकालनी है। तो Ab2 चेंज होगा आपको कुछ इस प्रकार के अंदर। ठीक है, तो बिफोर एवरेज करती हूँ मैं, अगर एवरेज करने से पहले तो कैसे होगा? एवरेज करने से पहले मतलब एवरेज नहीं किया मैंने, यहाँ तो मैंने एवरेज कर दिया क्योंकि प्लस- आयंस दोनों टाइप के आयंस ले लिए इसके अंदर, तो एवरेज हुआ पड़ा। जब एवरेज नहीं होता तो उसे हम कैसे लिखते? उसे हम लिखते प्लस के आयंस आपके ये रहे और नेगेटिव के आयंस आपका, उसको उसके लिखते हम, सिंपल सी बात है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब यहाँ डालना पड़ेगा, इससे मेरी सिंपल की वैल्यू निकल के आ जाए। ये मैंने क्यों किया है, समझ में आ रहा है आपको क्यों किया है? क्योंकि अगर इसका एवरेज निकालूंगी तो क्या करती हूँ, देखो एवरेज का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ आपका +- 2 की पावर 3, इधर मैं इन वैल्यूज़ को लेके क्यूब को इधर लेके चलेगी, तो आपका ये 1/3 2.3 हो जाएगा। तो आपका आंसर आता है Γ+- की वैल्यू आ गई आपकी ये। ठीक है गाइस, आया समझ में? एक मिनट। ठीक है, आया समझ में? अब कुछ होता है कि एक होता है आपका आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है आपका कि मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कि हाउ मच चार्ज इज़ यूज, कि कितना चार्ज यूज़ हुआ एक बीकर के द्वारा। ठीक है, इसे हम यूज़ करते हैं आई और म्यू, हम नोट कर देते हैं। इसका होता है फॉर्मूला हाफ सिग्मा I = 1 n एंड फॉर्मूला इज़ अबाउट MiZi²। ये होता है इसका फॉर्मूला। इसमें आपका ये होता है आपका मोलिलिटी और इसे कहते हैं हम चार्ज। आया समझ में? आई और म्यू हाफ सिग्मा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा n MiZi। m होता है मोलिलिटी, z होता है आपका चार्ज। इसके अंदर कैसे समझते हैं इन चीज़ों को, समझ के देखो आपके सामने मैंने क्या किया, एक बीकर था, बीकर के अंदर स्मॉल कंसनट्रेशन आपकी आयन से ली। जब मैंने बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका आयंस प्रेजेंट इसके अंदर क्या होंगी, कम होंगे। अब आयंस प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है, तो आयनिक स्ट्रेंथ कहाँ से आ जाएगी भाई? आयंस ही प्रेजेंट तो वो अपनी स्ट्रेंथ कहाँ से दिखाएंगे? सिंपल, मैंने थोड़ी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी। हाई कंसंट्रेशन में डिफरेंट केस आ जाता है, ध्यान रखना। थोड़ी कंसंट्रेशन की तो आयंस की मात्रा आपकी बढ़ गई, आयंस की मात्रा बढ़ेगी तो आयनिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो आपका यहाँ इसके अंदर म्यू है, जो आयनिक स्ट्रेंथ है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है आपका? किस पर डिपेंड कर रहा है गाइस? वो डिपेंड कर रहा है आपका आर पर।
गामा पर। गामा क्या होता है आपका कि कितनी इफेक्टिव कंसंट्रेशन उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर आपकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन कम प्रेजेंट है तो आयनिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी आपकी एक तरीके से इसके अंदर, भाई कम स्ट्रेंथ प्रेजेंट है इसके अंदर, तो इसका अंदर ध्यान रखना। यहाँ पे कम स्ट्रेंथ प्रेजेंट है, आयंस आपके कम है, कम आयंस प्रेजेंट है, इसका मतलब मोबिलिटी अच्छी होगी, तो आपकी क्या दिखाएंगे ये मोबिलिटी दिखाएंगे, कंडक्टेंस अच्छा दिखाएंगे, इसका मतलब गामा की वैल्यू आ जाएगी 1 लो कंसंट्रेशन पर। वहीं पर इसकी बात करूँ हाई कंसंट्रेशन हो जाती है, इफेक्ट्स बहुत सारे लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो गामा की वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है। तो इसका मतलब मैंने देखा कि भाई यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ अच्छी थी लेकिन इसकी वैल्यू कम थी, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, गामा आपका क्या हो जाता है यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। एवरेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान रखना है इस चीज़ का। आया समझ में, आया समझ में गाइस। एक क्वेश्चन होता है आपके कुछ एक टॉपिक होता है कॉल्ड डेबिये हकल लिमिटिंग लॉ। ये कुछ नहीं होता, ये आपको बस लर्न करना पड़ेगा एंड यू हैव टू लर्न इट कि क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है आपका लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस नेगेटिव एंड आइन। ये क्या होता है आपको मोड लगे होते हैं, ये आपका प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये कॉन्स्टेंट होता है। गिवन होता है तो गिवन लिखो, ना गिवन हो तो 0.059 लिख दो, 0.509 ये आपको पुट कर देना। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट होता है, सॉल्वेंट इसको हम कांस्टेंट कह देते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं डेबी कांस्टेंट भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जो आपका डेबी हकल रूल होता है वो हमें ना एक तरीके से रिलेशन दिखाता है। किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, एक तो दिखाता है आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट के बीच में, और शायद साथ ही साथ में आयनिक स्ट्रेंथ के साथ, आयनिक स्ट्रेंथ के साथ और एक्टिविटी कोफिशिएंट्स के साथ। आयनिक स्ट्रेंथ क्या है इसके अंदर आई। ठीक है, आया समझ में। अब मैं ना आपको कुछ 2-3 ट्रिक्स बताती हूँ कि यू हैव टू फाइंड हाउ कैन यू फाइंड सम ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने ये चीज़ें निकालनी सीखी, ये चीज़ों को मैं बताती हूँ। जैसे मान लो आपके पास क्या है ए बी मॉलिक्यूल है, तो इसको चेंज करूँ तो एक ए प्लस आएगा, एक बी नेगेटिव आएगा, यही तो आएगा। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी गामा ए प्लस। ठीक है, इसके क्या होगा गामा बी नेगेटिव, भाई ये भी एम में आ जाएगा, ये भी तो एम ए प्लस बी नेगेटिव। ठीक है, तो गामा ए हो जाएगा यहाँ पर। भाई इसे मैं सीधे लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ गामा प्लस माइनस एम, गामा प्लस माइनस एम। तो भाई एम का अलग लिख दूँ, गामा का अलग दूँ, गामा आ जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा एम का स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक हियर। सॉरी गाइज, मैं आयनिक स्ट्रेंथ कहाँ से निकाल रही हूँ गाइज, आई जस्ट फॉरगेट इट अबाउट। मैं यहाँ पे तो गामा निकालना स्टार्ट कर दी, मुझे तो आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है ना। आई एम वेरी सॉरी गाइज, आई एम वेरी सॉरी। मुझे क्या निकालनी है, आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है। तो आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एन तक जा रही है MI/ZI का स्क्वायर। तो MI आपकी मोलिलिटी हो गई, तो ए बी एम ए की मोलिलिटी बी की मोलिलिटी है, तो 1 ही हो जाए। एक का अलग निकालेंगे, दूसरे का अलग, इसका निकालूंगी तो एम का तो एम ही रहेगा, हाफ बाहर चल ही रहा है आपका, इसे तो काम ही मत लो। ठीक है, उसके बाद एम जेड क्या आया था आपके इसके अंदर, इसके ऊपर चार्ज कितना है 4 बता, उसका ऊपर 1 ही चार्ज है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस में इसका क्या होता है एम। ठीक है, इस पर चार्ज कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देगी, हो जाएगा आपका 2m, ऊपर बाहर 2 है तो 2 से 2 करेगा तो m आ जाएगी। इसका आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है देखना, जब आपका क्या होता है मोनोवैलेंट चीज़ें चलती हैं तो वहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ जाती है सीधे m आ जाती है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ ए बी के अलावा मैं बात करूँ, कभी आ जाता है आपके पास AB2, तो यहाँ पर क्या होता है आपका A प्लस 2 प्लस आयन प्लस 2B नेगेटिव आयन, यही तो होता है इसके अंदर। सिंपल सी चीज़ें भाई यही आ जाती है इसके अंदर। तो मैं सीधे इसके अंदर क्या लिखूँगी हाफ सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एन, तो यही फॉर्मूला लगेगा, छोड़ो ऐसे सीधे लगाओ ना 2। इसका क्या हो जाएगा, इसका m तो है ही, साथ में चार्ज कितना है आपका 2 चार्ज है, उसका स्क्वायर करो, प्लस में 2b है तो 2m। भाई कंसंट्रेशन ऐसी टूटेगी m के अंदर 2m के अंदर मोलिलिटी के अंदर चार्ज कितना है 1 का स्क्वायर कर दो, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा आपका 4m प्लस 2m, ये हो जाएगा आपका 6m/2 कम्स आउट टू बी 3m। आयनिक ये क्योंकि मोलिलिटी पुट करो, मोलिलिटी कह लो चाहे कंसंट्रेशन कह लो, उसके अंदर बस कैसे हम तोड़ते नहीं है किसी मॉलिक्यूल को, मैंने क्या किया ये तोड़ा तो इसके मोलिलिटी के फॉर्म के अंदर टूटते हैं, कंसंट्रेशन सीधे हम मोलिलिटी के फॉर्म में टूटते हैं। तो यहाँ कुछ डायरेक्ट चीज़ लिखेंगे हम कि होगा आपका मोनोवैलेंट के लिए हम क्या लिखते हैं सीधे आयनिक मोबिलिटी आ जाती है आपकी m। ठीक है, और मोनोवैलेंट बायोवैलेंट के लिख लेते हैं आयनिक मोबिलिटी 3m। ठीक है, और एक आता है आपका बायोवैलेंट और ट्राईवैलेंट, क्या होता है आपका बायोवैलेंट एक इसके लिए आता है आपका 15m।
ठीक है, आया समझ में? ये होती हैं आपकी डायरेक्ट चीज़ें, ठीक है, इनको याद रखना आयनिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए। चार्जेस आपको पता ही होगा, ये जो मैंने जेड नेगेटिव जेड प्लस लिखा है इसका मतलब है ये प्लस का चार्ज होगा और यहाँ पर नेगेटिव का, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी साथ में, ठीक है, एक साथ मैंने सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर ये ग्राफ निकाल के लेकर आते हैं। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ बीच में होता है आपका लॉग गामा प्लस माइनस आयनिक स्ट्रेंथ के साथ निकालते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार बताओ, जो गामा है आपका, अगर आपकी आयनिक स्ट्रेंथ है, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आया था कि गामा अगर आपकी इंक्रीज़ होगी तो लॉग आपका डिक्रीज़ होगा। ये आपके सिंपल सी बात, ग्राफ आ जाएगा इसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन आया था तो मैंने यहाँ से आपको आयनिक स्ट्रेंथ सिखा दिया। ध्यान रखना है जो ये डेबी हकल रूल लिमिटिंग लॉ है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज कॉल्ड माइनस ए ब्रैक मोड एच प्लस आयंस, एच नेगेटिव आयंस, मोड बंद करो, आयनिक स्ट्रेंथ साथ मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में? आया समझ में? और कंसंट्रेशन टर्म्स हो तो अगर आपको वहाँ पर नहीं निकालना तो कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन निकालना हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, उसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस गिवन हो आपको वहाँ पर, तो क्या करना है आपको? ये आपको ऐसे कर देना। मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। आई कैन एक्सप्लेन इट विद यू, आई कैन एक्सप्लेन टू यू इट कि क्या होता है इसके अंदर, कि जब आपकी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब कंसंट्रेटेड हाई हो जाए, सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन क्या हो जाए? इंक्रीज़ हो जाए। तो ऐसी कंडीशंस पर क्या करते हैं हम? ऐसी कंडीशंस पर कुछ नहीं करते, आपको फॉर्मूला जो होता है वो जाता है आपका लॉग गामा प्लस माइनस माइनस ए प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज आयनिक स्ट्रेंथ प्लस सी आई। ऐसा क्यों करते हैं? इसके अंदर होता है क्या है जिसका कि आपको याद भी रख लेना है वैसे तो, क्योंकि कंसंट्रेशन आप पे हाई हो जाती है। कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से मान लो चलो आपका ये था और आयनिक स्ट्रेंथ था ना, हम सीखते रहते भी जैसे जैसे आपकी आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए, इन्वर्सली साइन आ जाता है तो गामा आर आपकी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, ग्राफ नीचे जाने जाए ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। क्यों? कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि मान लो चलो कुछ आयंस थे आपके यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। आयंस क्या होते हैं यहाँ पर? भाई आयंस आपके बीकर के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है। कि क्या होता है बिकॉज यहाँ पे कि ड्यू टू मोर एंड मोर ऑफ आयंस, की ज़्यादा आयंस होने की वजह से यहाँ पर कि जब मोर अमाउंट ऑफ आयंस हो जाते हैं यहाँ पर तो आयंस आपके क्लोज होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आपके आयंस प्रेजेंट है, ज़्यादा आयंस प्रेजेंट मतलब ज़्यादा आयंस एक दूसरे के क्लोज हैं, तब आपको पता होगा जब तक वो क्लोज आते हैं, ठीक है। तो कुछ लिमिट होती है क्लोज आने तक की। जब वो ज़्यादा क्लोज आना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा क्लोज है तो पहले अट्रैक्ट हो रही हैं चीज़ें, ज़्यादा क्लोज हैं तो रिपल होना स्टार्ट कर देते हैं। और रिपल होना स्टार्ट होंगे अगर आपके, एक बार बताओ, रिपल्शन स्टार्ट हो रहा है आयंस के बीच में, भाई सिंपल पता होगा आपको, जब आयंस आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब क्लोज हो जाते हैं, तो आपकी क्या होता है? रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है। रिपल्शन होगा तो आपके आयंस दूर दूर भागेंगे, और आयंस दूर दूर भागेंगे इसका मतलब क्या होगी? आपकी मोबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, और मोबिलिटी इंक्रीज़ का मतलब क्या हो गया? आपका गामा जो क्या होता है आपका A/C, ये क्या होगा? आपकी इंक्रीज़ हो गई, ये इंक्रीज़ होगी, सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो गामा की वैल्यू भी क्या होने स्टार्ट हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। ये ऐसे डेविएट कर जाता है। आया समझ में? आया समझ में? गामा की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होने स्टार्ट होती है। आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला समझ में आ गया गाइस आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए चीज़ समझ में आ गई, और साथ ही साथ में मैंने आपको ये चीज़ें भी करा दी। आया समझ में? अब तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करके देखते हैं उन पे क्या होता है उन क्वेश्चंस के अंदर। एंड देयर 5 क्वेश्चंस आई थिंक, ओके। उसके बाद आपको मैं ट्रांसपोर्ट नंबर सिखाऊंगी और कंसंट्रेटेड सेल्स के बारे में बताऊंगी। पहले हम सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि 0.001 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 एट 25 डिग्री सेल्सियस, द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो मुझे करेक्ट स्टेटमेंट इसके बारे में बता दें क्या क्या होंगे। MSQ है एक आपका ही, ठीक है। तो पहली बात तो ये, इसने कहा कि लॉग गामा प्लस माइनस आपका क्या आ रहा है? -0.40.7 वैल्यू आ रही है इसकी। अगर इसको मैं निकालती हूँ, एक बात बताओ, आपने फॉर्मूला भी सीख रखा है, किस आपको क्या दे रखी है? पहले तो मोलर कंसंट्रेशंस दे रखी है किसकी? ZnSO4 की। तो ZnSO4 को 2 पार्ट्स में बांटेंगे, एक आएगा आपका Zn2 प्लस, एक आपका SO4 2 नेगेटिव। तो MM कंसंट्रेशंस के अंदर वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? ये फॉर्मूला निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल टू -A मोड H प्लस आयंस, H नेगेटिव आयंस और आयनिक स्ट्रेंथ। ये आगे समझ में इसने क्या है? H प्लस आयंस प्लस 2 चार्जेस है, नेगेटिव 2 चार्ज है, इसका वैल्यू क्या है? 0.509, मल्टीप्लाई करूँगी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये दैट मीन्स अ ट्रू थिंग। नेक्स्ट कहता है कि द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट इंक्रीज व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीज टू दिस। मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट मतलब गामा,
ठीक है। वो कहता है कि जो गामा है वो आपका इंक्रीज़ होगा जब आपकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें। एक बात बताऊँ, जब मैंने कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया तो पहली बात तो एक बार हमें पता होगा कि मीन कोफिशिएंट होता है, जो आपका मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका A/C। यही तो होता है। उसने कहा कि अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दो, कहीं क्या जो आपका गामा है कि वो इंक्रीज़ होगा? नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात, डिक्रीज़ होगा एक तरीके से। तो ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है आपका द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट इंक्रीजेज बाय रिप्लेसिंग ZnSO4 टू Al2SO4। वो कहता है कि अगर आप ZnSO4 की जगह आप यूज़ करते हो Al2SO4 3 नेगेटिव आयन उसको यूज़ करते हो तो आपका फिर से मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट इंक्रीज हो जाता है। अच्छा जी, एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आप देखोगे ZnSO4 के साथ 2 आयन्स निकल के आ रहे हैं, बस 2 आयन है आपके, यहाँ कितने आएंगे? 5 आयन। तो आयन्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई। अगर आयन्स की क्वांटिटी आपकी इंक्रीज़ होगी तो सिंपल सी बात इफेक्ट ज़्यादा लगने स्टार्ट हो जाएंगे। भाई इफेक्ट ज़्यादा लगने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने सीखा कि आपका इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आया समझ में? तो सिंपल सी बात है वो भी डिक्रीज़ होगा। ये हो गया आपका नो रीज़न। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 गामा प्लस माइनस अप्रोचेस टू यूनिटी। सिंपल, जितना डायल्यूट सॉल्यूशन होगा आपका गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी ऑब्वियसली। कि कैसे? आपने सीखा कि आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी। इस कारण से कम कंसंट्रेशन होने की वजह से इसके अंदर क्या हुआ, जो आयन्स है वो बहुत दूर दूर है, दूर दूर थे वो अपना जितने आयन्स होंगे, जितने भी आयन्स उसके अंदर, मान लो आपके पास 5 आयन्स थे, ठीक है, वो दूर दूर है तो वो पाँचों ही अपना अच्छा इफेक्टिव करके दिखाएंगे। इसका मतलब एक्टिविटी जो उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन थी, जो अच्छी प्रॉपर्टी शो करे, वो 5 ही होंगे कंसंट्रेशन के बराबर ही। भाई हैं थोड़े से तो वो सारे अपनी प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से शो कर देंगे। तो मैं कह सकती हूँ A/C होता है आपका गामा। तो इसकी वैल्यू दोनों सेम होगा तो 1 आ गई इसकी वैल्यू। सिंपल सी बात, जितना डायलूट होगा इतना अच्छा होगा। अगर 1 होंगे तो वो 1 तो प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है, आया समझ में? सारी स्टेटमेंट समझ में आई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार कि द मीन मोबिलिटी प्लस माइनस इज इक्वल टू दे रखा है दे सेक्वस ZnSO4 इज मोल kg के अंदर उसको बताना है। तो आपको बताना है कि मीन मोबिलिटी क्या होगी। मीन मोबिलिटी मतलब जैसे हमने उसके अंदर गामा प्लस माइनस निकाल रहे थे ना, ऐसे इसके अंदर क्या है M प्लस माइनस निकाल लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे निकालना है। तो गामा प्लस माइनस क्या होता है आपका? गामा प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 एवरेज के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पर 4 एवरेज में क्या होगा आपका? ये 3 आ जाएगा पावर में इसके। कि भाई मैंने क्या किया, पहले आपका एवरेज मतलब एक तरह से मैंने सारे आयन्स एवरेज टूटे नहीं है, सबका एवरेज निकाल दिया। तो इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस का आयन्स का अलग आ जाएगा, नेगेटिव का अलग आ जाएगा। ठीक है, सबका एवरेज निकाल के यही तो आएगा भाई, प्लस आयन नेगेटिव आयन दोनों को ऐड करके पावर 3 हो जाएगी। दोनों को निकालूंगी एवरेज करके, तो उनमें क्या कि सबका अलग अलग कर दूंगी। तो मैंने अलग किया, हाफ किया, M की वैल्यू के फॉर्म में डालूंगी तो M की फॉर्म में डालना ना। M क्या है? गामा क्या होता है आपका? AC, जो देखा होगा आपने, गामा इक्वल टू A/C। तो गामा की वैल्यू क्या होगी? A/C, या फिर कह लो गामा के साथ M भी आता है ना, गामा M करके। तो M की वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया, आंसर आ गया समझ में? देख लेना गाइस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट्स फॉर 0.011 मोल एक्वस सॉल्यूशन के लिए K3PO4 2 ये दे रखा है। ठीक, इसके लिए मुझे क्या निकालना? मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, मीन आयनिक कोफिशिएंट निकालना, तो आपको गिवन वैल्यू दे रखी है कि log 10 गामा प्लस माइनस की वैल्यू ये दे रखी है। अब मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट मतलब व्हाट इट इज गाइस? इट इज़ नथिंग बट दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज हियर। तो फाइंड करना है, गामा प्लस माइनस फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना है इसके अंदर। सो लेट्स फाइंड इट गाइस। आयंस आपको दे ही रखा है, आयंस पर चार्ज देख लेना है इसके अंदर के ये चार्ज है। सिंपल सी बात है, यानी आपका ये देख लेना भाई, सिंपल है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके सामने है कि द मोलिलिटी ऑफ NH4 सॉल्यूशन दैट हैज़ सम आयनिक स्ट्रेंथ एज इतना ऑफ केसेल। वो कहता है कि आपके पास मोलिलिटी है, मोलिलिटी दे रखी है किसकी? इस वाले आयंस की। ठीक है, जो कि सेम आती है आयनिक स्ट्रेंथ एज 1 मोल के। वो कहता है कि जब आपका 1 मोल हो सॉल्यूशन KCl का, और जब आपका क्या हो मोलिलिटी ऑफ NH4 सॉल्यूशन दैट हैज़ द सेम आयनिक स्ट्रेंथ एज 1 मोल, कि जब मोलिलिटी उसकी फाइंड आउट करनी है किसकी? इसकी मोलिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। और वो कहता है कि इसकी मोलिलिटी और मतलब एक तरीके से जो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ होती है वो सेम आती है इसकी आयनिक स्ट्रेंथ के। वो एक तरीके से ये कहता है। ठीक है, अब एक बताओ, वो पूछता है कि इसकी आयनिक स्ट्रेंथ है कितनी? जनरली वो पूछता है कि मोलिलिटी बताओ इसकी कितनी होगी। एक बार बताओ, ये क्या है आपका? ये क्या है? मोनोवेलेंट केस हो जाएगा। आयनिक स्ट्रेंथ समझ में आ रहा है आपको? कहाँ से क्या निकालना है? आई निकाल के लेके आना है। और यहाँ पर क्या होगा आपका? ये बाइवेलेंट और मोनोवेलेंट का केस आएगा। ठीक है, अगर एक बार बताओ, ये आपका मोनोवेलेंट तो आप आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? सिंपल बात हो जाएगी 3M हो जाएगी। और ये मोनोवेलेंट बायोवेलेंट और मोनोवेलेंट है तो इसका आयनिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी? 3M के बराबर आ जाएगी।
तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि तो आई की वैल्यू 3m, इसकी आ गई 3m m। तो एक बार बताओ, जो इसकी KCl की है उससे क्या है, तिगनी तो है ये। इसकी क्या थी आपके सामने, किसकी थी, आपका NH4Cl की निकालनी है, ठीक है। NH4 की जो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर मैं एक बार बताऊँ उसकी मोलिलिटी को तिगनी को कर दूँ, 3 टाइम्स कम कर दूँ, अगर क्या करूँ मैं इसकी कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कम कर दूँ तो अपने आप इसके बराबर आ जाएगी ना। तो वो पूछे कि मोलिलिटी हम कितनी करें जिससे क्या हो, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ दोनों की सेम आ जाए। इसकी मोलिलिटी को करना पड़ेगा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब सेम आ जाएंगी चीज़ें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है इसकी। ये क्या हो जाएगा आपका, बाय 10 15m आ जाएगा इसका आंसर, ऊपर वाले का बता दूँ मैं। नेक्स्ट आपको पता है आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ Na2SO4 एंड CaPO4 विल बी सेम रेन, कि वो कहता है कि बताओ आयनिक स्ट्रेंथ दोनों की सेम कब होगी। ये क्या है आपका मोनोवैलेंट, व्हाट, इट्स नथिंग बट इट्स अ मोनोवैलेंट एंड बाइवैलेंट। तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या आएगी आपकी 3m आ जाएगी। ये क्या आपकी ये 15m आएगी। तो एक बात बताओ, उसने कहा कि दोनों सेम कब होंगे, जब मुझे Na2SO4 को क्या करना होगा, 5 टाइम करना पड़ेगा इसकी मोलिलिटी को, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, तो व्हेन मोलिलिटी ऑफ Na2SO4 इज़ 5 टाइम्स ऑफ मोलिलिटी ऑफ CaPO है, जब मोलिलिटी ऑफ Na2 जो 5 टाइम्स हो जाएगी किसकी मोलिलिटी के बराबर, CaO, जब 5 टाइम्स कर दूँ मैं उसको, ठीक है, Na2SO4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कैलकुलेट द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ NaCl एट अ मोलिलिटी ऑफ इतने पर, Na2 मोलिलिटी ऑफ इतने इतने पर 25। तो भाई मुझे सिंपल निकाल देना है आपको, ठीक है। देख लेना आंसर्स, मैंने आपके पास कैलकुलेशंस आपके सामने गलती कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दैट इज कॉल्ड the mean ionic activity coefficient of 0.004 KCl in water, Debye-Huckel constant for aqueous solution is nothing but this is what I'm saying। Debye-Huckel constant कह लो फिर A की वैल्यू कह लो, वो सेम ही चीज़ आती है। उसने कहा कि मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालो। तो मीन आयनिक कोफिशिएंट का इसका मतलब मुझे गामा प्लस माइनस निकालना पड़ेगा। अब गामा प्लस माइनस निकालूंगी तो सिंपल सी बात है, मुझे मोलिलिटी गिवन है और ये आपका CaCl2 है, ये है आपका मोनोवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ क्या निकल के आएगी, आपकी आयनिक स्ट्रेंथ निकल के आएगी इसके अंदर 3m, m से मल्टीप्लाई आयनिक स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी, प्लस Z प्लस पता है आपको, Z नेगेटिव पता है, A पता है, गामा निकाल देना, एंटी लॉग जाएगा ऊपर 10 की पावर में, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, दैट इज अबाउट द फॉर अ 1 मोलर एज एक्वस सॉल्यूशन द mean ionic activity coefficient gamma plus minus Debye-Huckel limiting log constant A related to this what। उसने कहा कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा L, ये गिवन है, रिलेशन करके देना है मुझे, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं, ये सारे ऑप्शंस वाले होते हैं, बस मैं सीधे आंसर्स इसके लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने ये आता है, दैट इज अबाउट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये होंगे वाले आपको इसमें क्या पता नहीं, इसका बार ग्राफ बनाना है, इसको समझते हैं क्या कहता है। देखो यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भाई। देखो एक बार बताओ, इसकी मैं बात करूँ कंसंट्रेशन निकालूँ NaCl की, तो वो m आ जाएगी क्योंकि मोनोवैलेंट है, ठीक है। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन निकालती हूँ CaCl2 की, तो आपका मोनोवैलेंट बाइवैलेंट, तो आपके 3m आ जाएगी। ये इसके निकालने पड़ेगी, ये हमने नहीं सीखा है ना। तो इसका क्या होगा, m 3m हो जाएगा। m के बाद चार्ज, इसके ऊपर चार्ज क्या है आपका भाई m है, चार्ज क्या आएगा इसका, अच्छा गलती कर दी, 3 आएगा यहाँ पर, इसका चार्ज क्या है 1, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, हो जाएगा 9, ये जाएगा 9 प्लस 3 11 आ जाएगा 12, सॉरी, ठीक है 12m हो जाएगा, है ना। ये निकालना होगा आपको आयनिक स्ट्रेंथ भाई। 3 आपका है ये 3m, 1 चार्ज है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12m। अब देखोगे 12m है, 12 मतलब आयनिक स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा है, NaCl की आयनिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अब जिसकी ज़्यादा आयनिक स्ट्रेंथ होगी इसका मतलब उसके अंदर इतने ही आयंस प्रेजेंट होंगे, और इतने आयंस प्रेजेंट होंगे इसका मतलब उसके अंदर गामा होगा जो आपका वो इतना ही लो होगा। तो गामा सबसे लो किस में है, पहले तो ये देखो कि एक सबसे बड़ी बात है कि चार्ज किस में ज़्यादा है, NaCl के अंदर सबसे ज़्यादा चार्ज है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयनिक स्ट्रेंथ इसके अंदर है, आयनिक स्ट्रेंथ इसके अंदर ज़्यादा है NaCl के अंदर। सबसे कम वैल्यू इसकी किसकी में होगी, इसमें सब वैल्यू कम इसकी है, तो ये आपका किसका होगा NaCl का। ख़त्म सवाल यहीं पर है। ये किसका सवाल है भाई, ये देखो यहाँ पर गामा की वैल्यू सबसे कम यहाँ, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर जाएगी वैल्यू, तो सबसे कम यहाँ पर गामा की, गामा का यहाँ पर क्या होगा आयनिक स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आयंस ज़्यादा है इसके अंदर, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। मेरी दुआ समझाती है वो सुनो। ये क्या कहता है कि भाई सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पर क्या है, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, जिसकी आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसके यहाँ पर क्या है आयंस ज़्यादा प्रेजेंट है। अब वहाँ पर ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब वहाँ पर क्या है आपका जो गामा है
जितने ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे, मतलब आयंस प्रेजेंट ज़्यादा होंगे, इसका मतलब वहाँ पर क्या होती है कि कुछ अलग टाइप की एक्टिविटीज़ लगने स्टार्ट होते हैं, इफेक्ट्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे क्या होती है, मोबिलिटी, कंडेंस जैसी प्रॉपर्टी आयन शो नहीं कर पाता और आपको वो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है क्योंकि, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका आयनिक स्ट्रेंथ के साथ गामा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर गामा सबसे कम है, तो यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, जो कि किसकी, LaCl3 की है, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट आता है आपका डेबिये हकल लेंथ। डेबिये हकल लेंथ क्या कहता है, ये आपको सिंपल कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा यूजफुल भी नहीं है, बट यू शुड लेकिन क्या होता है बस ये कि मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर, कि मान लो आपके पास कोई आयन था प्लस उसके आसपास क्या होगा, कोई ना कोई क्लोरीन नेगेटिव आयन आपके पास अटैच होगा, इस NaCl की मैं बात कर रही हूँ। तो ये थिकनेस कितनी है आपके यहाँ, थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर, जो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस कितनी है, वो इसको क्या कहते हैं, डेबिये हकल लेंथ के बारे में से हम क्या कह देते हैं, मान लेते हैं। इसे हम लैम्डा डी से कह दो, फिर K इनवर्स, जिसे हम स्क्रीनिंग लेंथ भी से हम कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी इक्वल टू 1/K इक्वल टू √ER, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, E0 इंटू KB इंटू टेम्परेचर। E0 क्या होता है आपका परमिटिविटी होता है, KB क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, 2 एवोगैड्रो नंबर होता है, E स्क्वायर आपका चार्ज, ये आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा डी का 1/, आयनिक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयनिक स्ट्रेंथ से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक स्ट्रेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, डेबिये हकल लेंथ, ठीक है। ऐसा समझ में, ये समझने की चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर। ये थोड़ी सी चीज़ें समझने की है, इसके अंदर आपको समझनी पड़ेंगी चीज़ें भी, क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, और इजी है मेरे हिसाब से तो, है ना। ट्रांसपोर्ट नंबर मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि आपका जो आयन है, अगर वो किसी के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो टर्म अपने आप ही अटैच हो जाती है ट्रांसपोर्ट वाली। तो मूव करेगा तो ट्रांसपोर्ट तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो हम ट्रांसपोर्ट प्लस आयन के लिए, नेगेटिव लाइन के लिए अलग अलग लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लस आयन, नेगेटिव आयन। अब क्या होता है भाई, मैंने कहा कि उसका ट्रांसपोर्ट इतना है, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होगा कि भाई उस आयन का ट्रांसफर बटे टोटल वाला, तो टोटल में हम इसको चार्ज की फॉर्म में भी कर देते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ की फॉर्म में भी लिख देते हैं, कापा की फॉर्म में भी लिख देते हैं, लिमिटिंग मोलर कैपेसिटी के साथ भी लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस के साथ भी लिख देते हैं। मांग देखो यहाँ पर मुझे प्लस आयन की निकालता हूँ, प्लस चार्ज अपॉन सोलर का नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी फॉर्म में हम निकाल देंगे बिकॉज आपको पता होगा अगर आयन प्रेजेंट है तो सिंपली बात है चार्ज आएगा, चार्ज आएगा तो करंट भी फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो सिंपल सी बात है आपका कंडक्टेंस भी आएगा, कंडक्टिविटी टर्म भी आएगी, और कंडक्टिविटी टर्म आएगी तो मोलर टर्म कंडक्टिविटी भी आएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सारी टर्म्स एक साथ इंटरलिंक हो जाएंगी इसके अंदर, और साथ में मोबिलिटी भी टर्म आ जाएगी। तो मैंने चार्ज की फॉर्म में लिखा है इसको भाई, उस जिसका मुझे निकालना है ट्रांसपोर्ट सिस्टम बटे में जो भी टोटल है, ये करंट की फॉर्म में लिख दिया, ये आपकी कापा की फॉर्म में लिख दिया, ये मोलर कंडक्टेंस की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी जब आती है आपको, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, समझ में ये पता चला मैंने क्या करा, ये K की वैल्यू है, ठीक है। कापा की वैल्यूज़ निकालें, कापा क्या होता है आपका, कापा इज़ नथिंग बट भाई मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी होता है। तो मोलरिटी को मैं इधर लेके चलेगी, देख मोलरिटी को उधर लेके चलेगी और 1000 अपॉन में आ जाएगा, तो इसके 1000 अपॉन में आएगा, टोटल वालों के भी 1000, तो 1000 कट जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपकी ये वैल्यूज़ आ गई, ये इसकी आ गई, ये लिमिटिंग के लिए आ गई, ठीक है। लिमिटिंग के लिए निकाल दिया मैंने यहाँ पर, आया समझ में, ये किसके लिए निकाल दिया मैंने आपका, यहाँ पर ये आ गया आपका लिखा लगा। लिमिटिंग आपकी सिंपल चीज़ें होती है, लिमिटिंग में हम ये मोलरिटी नहीं होता, लिमिटिंग तो सिंपल केस आता है लिमिटिंग के अंदर, तो है ना। तो लिमिटिंग नेगेटिव आयन की प्लस आयन की, ठीक है। लिमिटिंग करते हैं ना, जैसे HCl है आपको उसको लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकालो तो H प्लस का आएगा, Cl नेगेटिव का लगाएगा, और H प्लस का लिखा था H प्लस का ऊपर लिखो, H प्लस और Cl नेगेटिव दोनों का एक साथ लिखो, यहाँ पर मोबिलिटी लिख लो, ठीक है। सिमिलरली ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर उसको हम लिखते हैं आपको जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है वो इस फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखा जाता है कि प्लस नेगेटिव आयंस का हमेशा 1 ही निकल के आता है दोनों को, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कैसा आता है, देखो द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर BaCl2 KCl K2SO4 एंड क्लोरीन नेगेटिव आयंस आर इतना इतना इतना। कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ba+2 आयंस, प्लस आयन का निकालना जो कि Ba+2 का आयन का, ठीक है। एक बात बताओगे जब मुझे Ba+ का निकालना होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, जो कि क्या है इन BaSO4 सोल्यूशन के अंदर निकालना, जो BaSO4 के अंदर प्रेजेंट है उसका निकालना है। तो BaSO4 को क्या लिख सकती हूँ मैं एक तरीके से, BaSO4 मुझे बनाना है पहली बात तो BaSO4 मुझे यहाँ से बनाना पड़ेगा, तो Ba है ये SO4, तो मुझे दोनों अटैच करने पड़ेंगे, ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो भाई ये क्या होगा, Ba आपका हो जाएगा 2 क्लोरीन नेगेटिव आयन, और ये आपका क्या करना पड़ेगा K2SO4 मुझे ऐड करना पड़ेगा, और साथ में नेगेटिव मुझे माइनस करना पड़ेगा KCl, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन नेगेटिव आ जाएगा, और ये प्रेजेंट होगा तो मुझे दो से ये प्रेजेंट है, तो मुझे पूरा KCl भी 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको BaSO4 की वैल्यू निकल कर जाएगी। उसने कहा मुझे उसकी ट्रांसपोर्ट नंबर निकालो, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से मैंने क्या किया, आपको क्या गिवन है इसके अंदर, BaSO4 की वैल्यू 280 आ गई,
ठीक है। और अब एक चीज़ देखो, सबसे पहली बात कि BaCl2 का मुझे गिवन है, तो BaCl2 में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba और Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव का मुझे गिवन है 76। यहाँ BaCl का मुझे पता है, तो यहाँ तक मैं Ba के निकाल लूँगी, है ना। बेरियम +2 चार्ज कर 128 आ गया। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि हमें ना ये चीज़ें समझ में नहीं होती। भाई मैं आपको मैम यहाँ से तो हमने Ba+ की कंसनट्रेशन निकाली है, हमने यहाँ से तो BaCl के अंदर थोड़ी निकाले, BaSO4 के अंदर थोड़ी अंदर निकाली है, BaCl के अंदर निकाली है। तो बेटा ध्यान रखना, जब आपका Ba+2 आयन है तो दैट मीन कि वो आपको किस भाई क्या पता सॉल्यूशन को कि वो BaSO4 से निकल के आया फिर BCl से निकल के आया है। वो तो भाई Ba+ तो Ba+2+ ये आयन रहेगा ना, वो कहीं से भी निकल के आ जाए। तो मैंने Ba+2 की कंसनट्रेशन, भाई वो जो आयन्स के अंदर टूट गई जाके सोल्यूशन के बाद, वो सारी चीज़ें मिल गई, क्या पता किसी को BaCl के थ्रू निकल के आया है। तो Ba+2 आयन्स निकल गए, इसकी कंसनट्रेशन लिमिटिंग सोल्यूशन का पूरा टोटल लिख दो, आंसर आ जाएगा। ऐसा समझ में गाइस। एक क्वेश्चन ये है आपका, ये क्वेश्चन बहुत साइज के अकॉर्डिंग है। ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोरीन नेगेटिव एंड बता देना कि क्लोरीन नेगेटिव कौन सा ट्रांसपोर्ट नंबर अच्छा होगा, कि आपका LiCl2 है, NaCl है, KCl है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो Li है उसका साइज़ क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। साइज़ बड़े होने से कौन से उसकी मोबिलिटी अपना आप कम हो जाएगी। अगर मोबिलिटी कम हुई, भाई मैंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकालते हैं, Li का निकालना है, साथ में टोटल निकाल देंगे KCl के साथ, है ना भाई, ठीक है। KCl का निकाल देंगे, KCl नहीं होगा गाइस, ये होगा आपका LiCl, ठीक है। अब LiCl का चार्ज ज़्यादा है, तो चार्ज ज़्यादा, साइज़ ज़्यादा है, साइज़ दोनों को, अब साइज़ ज़्यादा होगा तो मोबिलिटी कम होगी, तो मोबिलिटी को कम करो, एक मिनट गाइस, मोबिलिटी को क्या करो, कम कर दो। मोबिलिटी कम होगी तो ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा होगा इसका, LiCl का, ठीक है, अपने आप ही। एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन ये था, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, देख लेना, ये ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आता है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल हमने सीख रखे थे कि जब हम क्या होता है, जब आपका इलेक्ट्रोड, आपका कैथोड भी एनोड भी, दोनों में क्या हो, सेम सॉल्यूशन हो, सेम इलेक्ट्रोड हो, बस कंसंट्रेशन का थोड़ा बहुत फर्क हो, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। आए समझ में। ये आपका दो केसेस के तरीके से हम पढ़ते हैं, या तो एक बार आपका विदाउट जंक्शन पोटेंशियल हो, फिर जंक्शन पोटेंशियल साथ प्रेजेंट हो। तो विदाउट जंक्शन वाला हमने क्या है, पीछे हमने कर लिया था कवर, और अब हम करेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जब आपका क्या हो, सिंगल ही कंपार्टमेंट, उसका मतलब कोई भी आपका उसके अंदर बीच में अलग अलग बीकर नहीं ले रहा, हम एक ही बीकर ले रहे हैं, उसमें सेमी परमेबल मेंबर आपको अटैच कर देंगे, वो केस हमको उसके अंदर पढ़ना है। हमने इसके अंदर पढ़ा था कि E0 सेल हमारा 0 होता है, लेकिन E सेल हमारा 0 नहीं होता, और अगर हो भी जाता है, अगर E0 सेल आपका 0, तो वो आपको होता है जब आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम आ जाती है। आया समझ में, कंसंट्रेटेड सेल समझ में आया। तो पहला हम देखते हैं कंसंट्रेशन फॉर द कंसंट्रेशन सेल रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटायन की। वो कहता है कि हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे जो कि क्या है आपकी रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटायन। कैटायन ये पहले केस के अंदर पढ़ते हैं, दो केसेस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्लेटिनम H2 HCl HCl H2 प्लेटिनम। यहाँ पर देखना रिवर्सिबल मैंने क्यों कहा, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे कि एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, आपका जो आपका गैस है वो किसके अंदर फॉर्म हो रहा है, H+ आयंस के अंदर, और जो कैथोड है वो क्या कर रहा है, H+ आयंस से जो इलेक्ट्रॉन्स आपके बन रहे हैं उनको द्वारा से क्या हो रही है, वो रिएक्ट हो रहे हैं, आपकी ये रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब ये रिवर्स नहीं हो रही रिएक्शन, एक तरीके से रिवर्सिबल हो रही एक तरीके से। पहले मैं इसको लेती हूँ, जब आपका जंक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं है तो आपकी रिएक्शन कैसे बन के आती है, E0 सेल माइनस यहाँ पर H+ आयंस किसकी कंसंट्रेशन है आपकी एनोड वाली, तो आपका A1 आ जाएगा, अपॉन में E2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आप कि जो आपके H+ आयंस है A2 वाले, वो मूव करेंगे किधर साइड, H+ आयन A1 की तरफ जाकर मूव करेंगे, ठीक है। क्यों मूव करेंगे ऐसा, इसलिए मूव करते हैं जो आयंस आपके H+ आयंस हैं, जो A2 कंसंट्रेशन वाली कंसंट्रेशन, H2 आयंस आपके क्या है A2 कंसंट्रेशन, वो कहाँ मूव करेंगे, A1 की तरफ। भाई A1 की तरफ तो मूव करेंगे, बात बताओ, ये H+ आयंस है, वो क्या फॉर्म करेंगे, भाई गैस फॉर्म कर रहे हैं, तो गैस फॉर्म मतलब कंसंट्रेशन आपकी कहाँ जा रही है, A1 की तरफ जा रही है, इधर ही मूव कर रही है ना। तो ऐसे में से कह सकती हूँ तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अगर लिक्विड पोटेंशियल ना हो तो आपका क्या होगा, एक ही कैथोड होगी, एक ही एनोड होगा, सी में बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अटैच है, ये आपकी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पर आपकी, ठीक है। ये कैथोड है। अब ये क्या एनोड पे क्या होती है आपके, बहुत ज़्यादा आपके एनोड क्या करता है आपका, ऑक्सीडेशन करता है, प्लस आयंस को निकालेगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज रोड पे आ जाएगी, इस पर कैसे होगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एक बात बताओ, इसकी कंसंट्रेशन मानो A1 थी, इसकी कंसंट्रेशन A2 थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, जो आपकी एक बात बताओ, जो ट्रांसपोर्ट है आपके A+ आयंस, यहाँ पर प्लस चार्ज बहुत है, वो क्या करेंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो A+ आयंस आपके कहाँ जाएंगे, जो +A कंसंट्रेशन H+ आयंस है वो कहाँ मूव करेंगे, जो आपकी ट्रांसपोर्ट कहाँ मूव करेंगे, वो आपके जो H+ आयंस है वो
कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव के पास, A2 कंसंट्रेशन के पास जाके मूव करेंगे, ठीक है। और वहीं पर जो क्लोरीन नेगेटिव आयन जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन आपकी नेगेटिवली चार्ज हो गई, तो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो क्लोरीन नेगेटिव का जो A2 है वो कहाँ मूव करेंगे, A1 की तरफ, ठीक है, क्योंकि उनको क्या है, न्यूट्रल होना होता है। ये हो गया समझ, तीनों चीज़ों को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या किया, तीनों चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर दिया है, ये ऐड कर दिया है यहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक बात बताओ, ये आपका क्या है, HA2, और यहाँ देखोगे आप A2 कंसंट्रेशन, तो मैंने HA2 कंसंट्रेशन बाहर ले लिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका निकालना है, ठीक है भाई। इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका हमारा लिख ही रहा है, H प्लस आयन के लिए ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखो प्लस आयन के लिए ट्रांसपोर्ट है, साथ साथ में मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखोगे यहाँ पर क्या है आपका HA प्लस कंसनट्रेशन, यहाँ पर भी TH प्लस, यहाँ पर मैंने HA प्लस आयन मैंने बाहर लिए तो A माइनस T प्लस आयन हो जाएगा, साथ में ये भी लिख दिया, ठीक है। नेगेटिव आयन के लिए नेगेटिव आयन के लिए तो नेगेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो 1 माइनस T प्लस क्या होता है आपका, T माइनस आ जाता है, ठीक है। ये आपका आ गया सिंपल सॉल्व करके। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, अब करेंगे हम कल।